of Congress dominance, India is not only the country to have experienced the dominance of one party. If we look around the world, we find many other examples of one party dominance. But there is a crucial difference between these and the Indian experience. तो भारत ही सिर्फ एक ऐसा देश नहीं है जहाँ पर एक ही पार्टी का प्रभुत्व रहा है. बहुत सारे देशों में भी एक सिंगल पार्टी का रूल रहा है. इन द रेस्ट ऑफ द केसेस द डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी वाज इंश्योर्ड बाय कॉम्प्रोमाइजिंग डेमोक्रेसी. जैसे वहाँ डेमोक्रेसी को के बेसिस पर कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है. और इन सम कंट्रीज लाइक चाइना, क्यूबा, सीरिया, द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स ओनली अ सिंगल पार्टी टू रूल द कंट्री. जो वहाँ का संविधान ही ऐसा है कि वो सिर्फ एक ही पार्टी को रूल करने के लिए, सिंगल पार्टी को रूल करने के लिए परमिट करता है, परमिशन देता है. सम अदर लाइक द म्यांमार, बेलारूस, Egypt and Eritrea are effectively one-party states due to the legal and military measures. वहाँ जो लॉफुल कानूनी तौर पर जो और साथ में मिलिट्री के जो तरीके हैं उनके अनुसार एक सिंगल पार्टी का रूल, it is very much effective. Until a few years ago, Mexico, South Africa, Korea and Taiwan, ये जो कंट्रीज़ हैं, they were also effectively one-party dominant state. वहाँ भी सिंगल पार्टी का प्रभुत्व रहा है. एक ही पार्टी रूल करती आई है. What distinguishes the dominance of the Congress party in India from all these cases was it happened under democratic condition. भारत में ये है कि जो ये सब चीज़ें सिंगल पार्टी का रूल जो है डेमोक्रेटिक कंडीशंस में हुआ है. मतलब यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं वो डेमोक्रेसी को फॉलो करके ही सिंगल पार्टी का रूल रहा है. बिकॉज पीपल दे चूजन सिंगल पार्टी एज द देयर हेड, और उसका जो हेड था वो पीपल दे वर चूजिंग सिंगल पार्टी. ओके, through the democratic process only. Many parties contested elections in conditions of free and fair elections, and yet the Congress managed to win election after election. This was similar to the dominance of the African National Congress has enjoyed in South Africa after the end of apartheid. Apartheid होते हैं ऐसे रेजिम जहाँ पर रेसिज्म हो, मतलब ब्लैक और वाइट रेस में वाइट को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है और ब्लैक को कम. तो साउथ अफ्रीका में भी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का को पावर एंजॉय करने उनको अलाउड थी. देवर हैव द मोर एंड मोर रिप्रेजेंटेशन. ओके, तो यहाँ पर ये देखिए PRI एक नेशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी शो किया गया है. यहाँ पर इसको PRI इन स्पेनिश बोला गया है. इट एक्सरसाइज पावर इन मैक्सिको फॉर ऑलमोस्ट 6 decades. It represented the legacy of the Mexican Revolution. यहाँ पर मैक्सिको में this single party has ruled for many 6 decades, 60 years के लिए बोल रहे हैं. यहाँ पर एक टिकट भी शो की है, that is showing the picture of बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, and he was a leader, mass leader. Okay, he took the cause of the अनटचेबल्स और उन्होंने उनको जस्टिस दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए, और संविधान में उनका एक पर्टिकुलर प्लेस उनको दिया गया. शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स दे हैव गिवन मोर राइट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन. दिस वाज भीमराव अम्बेडकर approach to the constitution, and he fight for the cause of untouchables. यहाँ पर एक और पर्सन जो है रफ़ी अहमद किदवई, इनकी भी ये टिकट आप देख रहे हैं. ही वॉज अ कांग्रेस लीडर फ्रॉम यूपी, मिनिस्टर इन यूपी 1937, and in 1946 he was the first minister of for communication. और ये in the first ministry of free India, Rafi Ahmad Kidwai, or he was food and agriculture minister from 1952 to 54. These were the prominent persons. Okay, the root of this extraordinary success of the Congress party go back to the legacy of the freedom struggle. जो आज़ादी के लिए जो संघर्ष हुआ था उसमें आप जब पीछे मुड़ कर के देखते हो तो जो कांग्रेस के जो पार्टी के जो लीडर्स थे, वेरियस लीडर्स, दे fight for the struggle that caused independence. Okay,
तो many leaders they have participated in the struggle movement. Okay, Indian, they were seen as inheritor of the national movement. जो राष्ट्रवादी जो आंदोलन चला था, जो स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष चला था, उसमें देवर द इनहेरिटर, मतलब उन्होंने आगे उसको बढ़ाया. देवर नाउ कंटेस्टिंग इलेक्शंस एज कांग्रेस कैंडिडेट्स. The Congress was already a well organized party, and by the time the other parties could even think of a strategy, the Congress had already started its campaign. तो कांग्रेस में जो लीडर्स थे वो बहुत पहले से ही जो स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष में पार्टिसिपेट करते आ रहे थे. और जब देश आज़ाद हुआ तो उन्होंने इलेक्शंस कंटेस्ट करना शुरू कर दिया. और वो ग्रास रूट लेवल के नेता थे. लोगों ने उनको इलेक्ट करना शुरू किया, उनको चुनना शुरू किया और उनकी सरकार बनने शुरू हुई. जब तक दूसरी कोई पार्टीज अगर प्लानिंग भी करती थी तो यहाँ पर पहले से ही कांग्रेस पार्टी के पास दे हैव एजेंडाज फॉर द कैंपेनिंग. एंड in fact the many parties were formed only around independence or after that. but जो कांग्रेस पार्टी थी वो बिफोर इंडिपेंडेंस, आप देख रहे हैं 1885 में भी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी. तो by the time of independence the party had not only spread across the length and breadth of the country as we have seen in the map, but also an organizational network down to the local level. और ये एक बहुत ज़्यादा ऐसी संस्था बन चुकी थी कि जो कि लोकल, उसकी जो जड़ें थी वो गांव-गांव तक फैली हुई थी. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एज द कांग्रेस वाज स्टिल रिसेंटली अ नेशनल मूवमेंट, इट्स नेचर वाज ऑल इंक्लूसिव. हर किसी को अपने में शामिल किया था. ऑल दीज फैक्टर्स दे कंट्रीब्यूटेड टू द डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी. तो व्हाई द डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी? बिकॉज ग्रास रूट लेवल पर उनका होल्ड था, वो पहले से ही संघर्ष में काम कर रही थी. तो अब कांग्रेस इज सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोalition. तो आप देख रहे हैं कि जो कांग्रेस जो पार्टी थी, हाउ कांग्रेस इवॉल्व फ्रॉम इट्स ओरिजिन इन 1885 एज अ प्रेशर ग्रुप फॉर द न्यूली एजुकेटेड प्रोफेशनल एंड कमर्शियल क्लास टू अ मास मूवमेंट इन द 20th सेंचुरी. जब 1885 में 1885 में जब कांग्रेस का अभ्युदय हुआ, कांग्रेस पार्टी जब कांग्रेस पार्टी आई, कांग्रेस पार्टी का स्टार्ट हुई जो, तो उसमें जो पर्सन्स थे, बड़े नए नए न्यूली एजुकेटेड पर्सन थे जो कि, और वो कमर्शियल व्यापारी वर्ग को उससे संबंध रखते थे. और देवर प्रोफेशनल्स आल्सो, लॉयर्स थे, बड़े बड़े हायर क्लास के पर्सन्स थे. उसके बाद धीरे धीरे ये जन आंदोलन में तब्दील हो गई. और ये पॉलिटिकल सिस्टम जो था इसने तो पूरा अचीव किया. दस द कांग्रेस पार्टी इट बिगेन एज अ पार्टी डोमिनेटेड बाय द इंग्लिश स्पीकिंग अपर कास्ट, अपर मिडिल क्लास लोग थे इसमें, अपर क्लास के लोग थे. और देन इट बिकेम लेटर ऑन, धीरे धीरे जब ये स्वतंत्रता आंदोलन जब बढ़ता गया तो ये धीरे धीरे ये एक जन आंदोलन में कन्वर्ट हो गई, जन आंदोलन में ये बदल गई. और धीरे धीरे, और जैसे आप पढ़ते, जब आप देश का जो क्लास 10th में आपने पढ़ा है, जो देश का जो स्वतंत्रता आंदोलन था, तो धीरे धीरे जैसे कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था, असहयोग आंदोलन था, उसके बाद जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, भारत छोड़ो आंदोलन, तो सारे जो जनरल मास था, लोग थे, वो सब इस पार्टी से जुड़ के, कौन से अपर क्लास, कौन से लोअर क्लास, किस कास्ट के, क्रीड के, कौन से प्रोफेशन के, हर कोई से जुड़ता गया कांग्रेस से. ग्रेजुअली इट्स लीडरशिप आल्सो एक्सपैंडेड बियॉन्ड द अपर कास्ट एंड अपर क्लास प्रोफेशनल टू एग्रीकल्चर बेस्ड लीडर्स विद रूरल ओरिएंटेशन. और धीरे धीरे जो इसके जो लीडर नेता थे वो भी कहाँ, वो सारे नेता जो थे वो गांव के जो पृष्ठभूमि के भी आने लगे. पहले जो होता था कि पहले वो अपर कास्ट के ही होते थे, बट नाउ अब दे आर कमिंग फ्रॉम द रूरल ओरिएंटेशन. मतलब गांव की पृष्ठभूमि से भी, गांव के कद्दावर नेता थे वो भी इसमें उन्होंने ज्वाइन किया, इस मूवमेंट को, आंदोलन में ज्वाइन किया. और धीरे धीरे by the time of independence the Congress was transformed into a rainbow like social coalition